नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अभिप्रेरणा एजुकेशन में। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। क्योंकि एक बहुत बड़ी सूचना है आपके लिए, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो विस्तृत विज्ञापन है आज आरपीएससी ने जारी कर दिया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज ही ये विज्ञापन जारी हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 5/4/2022 ये वो डेट है जो आज ही है। और वास्तव में विज्ञापन में ये बात साफ लिखी हुई है कि ये भर्ती अब होने वाली है, यानी इसके सीटों का विवरण आप जब यहां से देखना स्टार्ट करेंगे तो देखिए सबसे पहले कितनी सीटें हैं इस बारे में बात कर लेंगे। वो तमाम बातें, वो तमाम प्रश्न जो आपके हो सकते हैं वो सभी प्रश्नों के जवाब आपके पास में होंगे। परंतु पहले समझिएगा कि भर्ती कैसे आयोजित होगी, कितनी सब्जेक्ट में कितने प्रकार की वैकेंसीज है, किस प्रकार की विभाजन है, वो सब इसमें दिया हुआ है। देखिए साफ कहा है कि जो भी है वो पदों में कमी ज्यादा की जा सकती है बाद में, लेकिन अभी जो पद है वो ये पद है कि अंग्रेजी के 1668 पद है। ये सबसे बड़ी बात है। अंग्रेजी में कैसे वर्गीकरण है उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन ये बात याद रहनी चाहिए, अंग्रेजी में 1668 पद है। हिंदी में पद आए हैं 1298, गणित में पद है 1613 और संस्कृत में सर्वाधिक पद हैं। ये बहुत बड़ी सूचना है आपके लिए। मतलब यूं मान लीजिए सबसे ज्यादा जो पद हैं आपके वो है किसके? संस्कृत के। मतलब संस्कृत की भाषा में जब आप बात कर रहे हैं संस्कृत के विज्ञापन में, तो ये सबसे बड़ी बात है संस्कृत के छात्रों के लिए। जब हम बात कर रहे हैं संस्कृत की तो 1800 पद, मतलब इस भर्ती में सबसे ज्यादा जो पद हैं वो संस्कृत भाषा के हैं। विज्ञान के हैं आपके 1565 और सामाजिक के जो पद हैं वो आए हैं 1640 पद। अर्थात यहां से सामान्य क्षेत्र में कितने होंगे, टीएसपी में कितने होंगे, या आप विस्तृत प्रकार से देख सकते हैं। लेकिन विशेष प्रकार से ये याद रखनी चाहिए, सामाजिक के जो विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान से जो 8 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उनके लिए 1640 सीटें उपलब्ध हो पाई हैं। पंजाबी में 70 और उर्दू में 106 पद इसमें अवेलेबल है। अर्थात ये जो सब्जेक्ट हैं आपके यहां पर देख पाएंगे आप, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, संस्कृत, विज्ञान और सामाजिक, पंजाबी, उर्दू, इन सब्जेक्ट के लिए पद आए हैं। अर्थात इसमें कुछ विशेष छूट है किस प्रकार की वो आप यहां पर देख पाएंगे। लेकिन 8 विषय हैं आपके पास में, इन 8 विषयों में ये जो भर्ती है वो कंप्लीट होने वाली है। 8 विषयों के लिए संभागवार उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर यह बात कही गई है। उसके अलावा टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र एवं गैर टीएसपी क्षेत्र के पदों के लिए अपने आवेदन कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आप टीएसपी के हैं तो नॉन टीएसपी क्षेत्र में भी आप कर सकते हैं। अर्थात ये बात इसमें है। बाकी कैसे लाभ दे होगा ये सब इसमें विवरण है। उसके अलावा कुछ ईडब्ल्यूएस से संबंधित और कुछ एसटी एससी से संबंधित जो भी पात्र अपात्रता के लिए जो बातें हैं वो नियमानुसार इसमें समझा रखी है। ये भी आपको पढ़ लेना है, आराम से पढ़ लेना है। उसके अलावा आपको जानकारी ये करनी है कि अन्य राज्य के आवेदक, जैसे आपके आसपास यूपी है, एमपी है, जितने भी आसपास के राज्य वाले लोग अगर यहाँ पर आते हैं तो जो लाभ है वो लाभ ऊपर जो समझाया गया है वो लाभ सामान्य अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत ही माना जाएगा। मतलब जो सीटें हैं वो नॉन रूप से सामान्य सीटें मानी जाएगी, उनके लिए कोई यहाँ पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं होगा। महिलाओं के लिए ऐसा कहा गया है 18/9/2018 के अनुसार जो कोई निर्णय लिया गया था उसमें राजस्थान राज्य के बाहर की जो महिला जो विवाह के बाद राजस्थान की महिला बन चुकी है तो उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये एक विशेष सूचना है, जरूर याद रखें। पता चले कि एमपी की कोई महिला आपकी पत्नी हो और यहाँ पर वो तैयारी कर रही है तो उसको वो लाभ नहीं मिल पाएगा। अर्थात इसलिए उन्हें सामान्य अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा, ये बात याद रखनी है। उसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ विशेष छूट है। मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय होगा, यहाँ कहीं निवासी होने चाहिए, वही बात मानने हैं। इसके अलावा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं, ये सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखनी आवश्यक है। क्या क्या योग्यताएं हैं? तो ऐसा है कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, ये जो विषय हैं इसमें कौन कौन व्यक्ति कैसे कैसे शामिल होगा, ये एक नॉर्म्स है
ग्रेजुएट ऑफ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्निशन बाय यूजीसी विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्निशन द नेशनल काउंसिल। मतलब ये कहना है कि जो भी डिग्री आपके पास है वो ऑथोरिटी के रूप में या तो यूजीसी से या नेशनल रूप में किसी न किसी यूनिवर्सिटी से वो होनी चाहिए, मतलब यह समकक्ष हो सकती है। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी में। अगर आपने इसमें भाग लेना है तो आपको इसका बीए, ठीक है, होना चाहिए आपके लिए। विज्ञान विषय के लिए यह है कि आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ में आपके पास में 2 सब्जेक्ट होना चाहिए बीए में। अगर आप साइंस के हैं तो साइंस में यानी साइंस के रूप में बीएससी आपका 2 सब्जेक्ट हो सकता है। अगर इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट हैं आपका, डिग्री तो है ही सही आपकी बीएड की, वो तो मान्य है, लेकिन इनमें से जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इसमें से ऐसा लिखा हुआ है जैसे मान ली साइंस के हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री से संबंधित कोई डिग्री या समकक्ष कोई कार्यक्रम हो सकता है, डिप्लोमा हो सकता है, नेशनल काउंसिल और टीचर एजुकेशन के रूप में आपका पास में वो होना चाहिए। मतलब कोई ना कोई 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, विद एटलीस्ट 2 ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 होने चाहिए। यहां पर भी इसी प्रकार से या तो जो डिग्री हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत की है उसमें से आपको होना ही चाहिए, लेकिन अगर साइंस के हैं तो यहां से 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। सामाजिक विज्ञान विषय वाले जो एसएसटी से जो सोशल साइंस या एसएसटी सोशल साइंस से जो सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए भी ऐसा ही कहा गया है कि 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। किनमें से, अगर मान लीजिए आप सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो हिस्ट्री हो सकता है आपका बीए में, ज्योग्राफी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, फिलोसॉफी हो सकता है। इन सब्जेक्ट में से आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, लेकिन उस डिग्री के साथ में आपके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। यहां पर एक ताजा खबर यह है कि जैसे आप शास्त्री या आचार्य से, आप जैसे संस्कृत विश्वविद्यालय से पढ़कर आए हैं, संस्कृत में ही आपने जैसे शास्त्री किया है, वहां हो सकता है आपके पास में, वहां क्योंकि संस्कृत के 2 सब्जेक्ट होते हैं और एसएसटी का एक ही सब्जेक्ट होता है। और अगर आप एसएसटी से भी देना चाहते हैं, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, संस्कृत के भी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बात कर रहा हूं मैं आपके लिए, अगर उनके पास में अगर एक सब्जेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस ही है या हिस्ट्री है, तो यहां पर यह बात ध्यान रखनी चाहिए, एक सब्जेक्ट में भी आपको एसएसटी का फॉर्म भर सकते हो आप, क्योंकि संस्कृत का ही फॉर्म भर पाएंगे। और एसएसटी में अगर आपके पास एक ही सब्जेक्ट है तो आप एक्सेस भी, पहले ऐसा था नियम, अभी नई एजेंसी के माध्यम से ऐसा क्या हो सकता है, लेकिन ऐसा था पहले नियम। आप अगर शास्त्री करके आए हैं, बीए नहीं किया, अगर आपने संस्कृत सही शास्त्री किया है तो वहां पर एक सब्जेक्ट वाला भी एसएसटी से फॉर्म भर सकता है। ठीक है बात। तो अब बात करते हैं आगे शैक्षणिक अर्हता की, यानी आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। अगर आप अभी अंतिम वर्ष की दे रहे, जैसे बीए कर रहे हैं तो आप उसमें अंतिम साल में हैं, या बीएड आपका पहले हो गया है, या ऐसा कुछ मतलब डिग्री डिप्लोमा है, तो आपका उस अंतिम वर्ष में सम्मिलित होना आवश्यक है। उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। मतलब परीक्षा होने से पहले आपके पास में ये डिग्री आ जानी चाहिए, मतलब ये वाली कॉम्पिटिशन, ये जो आपकी योग्यता है वो पूर्ण हो जानी चाहिए। वेतन का रनिंग पेमेंट जो है, पे मैट्रिक्स लेवल 11 के अकॉर्डिंग ग्रेड पे 4200 है, बहुत बढ़िया पेमेंट है आपका। ग्रेड पे 4200 मतलब यूं मान लीजिए आप कि आज की डेट में सर्वाधिक पेमेंट फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का माना जा सकता है। मतलब कॉलेज लेक्चर का तो है ही सही, लेकिन अन्य जो अनऑफिशियल के रूप में यूं मान ले सके कि नॉन टीचिंग वाले जो पोस्टेज होती हैं उनसे बढ़िया, मतलब उनमें बहुत कम पेमेंट होता है, 2700 2800 ऐसे ग्रेड पे होता है, 3600 ग्रेड पे होता है। यहाँ पर 4200 ग्रेड पे है, जो कि एक बहुत एक यानी यूं कह सकते हो कि आरएस जैसी परीक्षा से भी लगभग समकक्षी माना सकता है, उनसे भी ज्यादा माना जा सकता है। ये राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे आपको देना होगा। मतलब आपके जब आप नौकरी लग जाएंगे तो वहां पर एक फिक्स पेमेंट होगा जो आपको मिलेगा। उसके बाद में आपका 2 साल के बाद में वो कार्यक्रम होता है जो फिक्सेशन हो जाता है। आयु सीमा क्या रहेगी और उसमें कैसी, तो 1/1/2023 को यानी 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए।
या 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। ऐसा है अगर आप सामान्य रूप से, तो आपको इस भर्ती में आप भाग ले सकते हैं। लेकिन अगर आप छूट के प्रावधान में आते हैं तो ऐसा कहा गया है कि राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग के पुरुष हैं, उनको अगर आपके पास में ऐसी ऑप्शन है आप, तो उनको 5 साल की छूट दी जा सकती है। मतलब 45 साल के भी हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर महिला है इस लेवल में, तो आपको 10 वर्ष की छूट अलग से मिलेगी। 40 की जगह आप कितने साल के हो सकते हैं, 50 साल के हैं तब भी महिला को छूट मिल रही, मतलब 50 साल तक की महिला भी इस वैकेंसी में भाग ले सकती है। उसके अलावा सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष की छूट है। पुरुषों के लिए तो नहीं है, पुरुषों के लिए तो छूट नहीं दी गई, लेकिन महिलाओं के लिए, सामान्य महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता महिलाओं के लिए, जो जिनका डाइवर्स वगैरह हो गया है, विधवा हो गई है ना, तो ऐसा अधिकतम आयु सीमा नहीं है उनके लिए, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, वो दे सकती हैं आराम से कभी भी। अधिकतम आयु सीमा के लिए कोई छूट नहीं है, मतलब अपने आप में वो वैलिड है। एक्सप्लेनेशन: इन द केस ऑफ अ विडो शी विल हैव टू फर्निश अ सर्टिफिकेट ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड फ्रॉम द, मतलब विधवा किसे कहते हैं या परित्यक्ता किसे कहते हैं, जिसका तलाक हो गया है, विधवा जिनके हस्बैंड अगर नहीं रहे हैं समाज में, मतलब स्वर्गवासी हो गए, तो उनको विधवा के रूप में जाना गया है। इसके अलावा कुछ ऐसा अभ्यर्थी जो किसी भी प्रकार से दोष सिद्ध के रूप में, जैसे भजन लाल जैसे लोग अगर नहीं हैं, जिन्होंने किसी भी भर्ती परीक्षा में इस प्रकार से कैदी रहा हो या कोई दोष सिद्ध पाया गया हो किसी भर्ती में ऐसे चिटफंड के रूप में, तो वो व्यक्ति नियुक्ति के पात्र अब नहीं माना जाएगा। उपयुक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषी से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर सब्सटेंटिव तौर पर सेवा कर चुका हो, ऐसी बात है। उसके अलावा ये कुछ नियम हैं जो आपको बताते हैं कि किस प्रकार से वो समझा जाएगा छूट के संबंध में, ये पढ़ लीजिएगा आप। बाकी उसके अलावा ये है कि विभिन्न वर्गों अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु दे आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा में कम या तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो स्वतः निष्प्रभावी माने जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो SC/ST का प्रावधान है, अगर इनमें से कोई भी अगर ऐसा पाया जाता है कि आयु ज्यादा है कम है, तो ये वाला नियम उसमें काम होगा। इसलिए नियुक्ति दिनांक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसा। इसके अलावा अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु सीमा में तो आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अंकित किए गए हैं, वहां पर पढ़ना चाहिए जो भी है। अन्य विवरण देखो, चयन प्रक्रिया क्या होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सबसे पहले चयन प्रक्रिया देखिए। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, यानी एक प्रतियोगी परीक्षा ली जाएगी, ये बात। उसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्र, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया भी जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन बड़ा अलग ही प्रकार का कार्य है, जैसे देखा होगा आपने अधिकतर परीक्षाओं में ऐसा हुआ है, नॉर्मलाइजेशन के बाद में बहुत सारे बच्चे छूट से, मतलब उससे परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। परंतु फिर भी परीक्षा योजना कैसी होगी, परीक्षा का स्थान और माह कैसा होगा, परीक्षा का स्थान और तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा कि आपकी भर्ती परीक्षा आपके संभाग क्षेत्र में होगी या फिर अन्य दूसरे संभाग में आपको भेजा जाएगा। ये सब तिथि और सबके बारे में सूचनाएं बाद में आएंगी, इसलिए अपडेट बने रहिए। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम क्या होगा, उक्त पदों के संबंध में सेवा नियम के 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा की आयोजित की जाएगी ये, और उक्त नियम में परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार से होगी, अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होंगे वो सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे और पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी कर दिया जाएगा, ऐसी सूचना है। मतलब आपकी योजना में अभी से यही है, वस्तुनिष्ठ ही होते हैं। उसके अलावा आवेदन की अवधि क्या होगी, ये सबसे स्टार मार्क करने वाली बात है, क्योंकि जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, और जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। इसलिए समय है, अब समय ज्यादा दूर नहीं है, समय की बात समझना चाहिए। और आपका समय शुरू होगा 11/4/2022 को, मतलब 11 अप्रैल से आपका आवेदन प्रक्रिया शुरू है और 10 तारीख तक, यानी पूरा 1 महीना मिलेगा आपको। 10/5/2022 तक रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन
कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो इस संबंध में वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप संपूर्ण प्रक्रिया देख सकते हैं। उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है वो कैसी होगी, आप किसी ई मित्र केंद्र पर जाकर भी इस बारे में संदेश ले सकते हैं। आयोग की वेबसाइट उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश विज्ञापन का ही भाग यह हिस्सा माना जाएगा। मतलब ये सब कुछ जो है ये इसमें अवेलेबल है। वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश जो है वो सब एक जैसे ही है ना। सबको यहाँ पर मानी हुई बात को सबको निर्देश को समझना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के आयोग की ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन लिंक को क्लिक करना है। जो भी है वो तो आप कर लेंगे। इस प्रकार से एसएसओ पोर्टल पर जाना है, लॉगिन करना है। सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध है तो अभ्यर्थी का नाम, पिता, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष, इस प्रकार से वोटर ID वगैरह ये जो चाहिए जो भी चीजें हैं अपलोड करने अनिवार्य करना होगा। मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड वगैरह जो मांगते हैं वही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाता है। अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात OTR रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको स्वयं के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, ID विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अगर जो भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए वो पहले से ही प्रूफ होना चाहिए, ये इसमें कंफर्म है। बाद में अगर नाम पता उसमें चेंज हो जाता है, किसी प्रकार का अगर चेंजेस आ जाता है तो फिर उसमें ये मान्य नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधाओं से परीक्षा का शुल्क देना होगा। ये कैसे होगा, ये सारी चीजें कितना होगा, इस संबंध में पूरी जानकारी भी इसमें है। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है कि आपका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। इसलिए जब भी आपका एप्लीकेशन ID नंबर जो आता है वो जरूर देख लें, उस पर ID नंबर आना चाहिए। पता चले फॉर्म भर तो दिया लेकिन ID नंबर नहीं आया, फिर बाद में आप उसके माध्यम से ही एडमिट कार्ड निकालते हैं, उसी को ध्यान रखना चाहिए। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल पर संपर्क करना चाहिए। ये तो खैर सामान्य सी जानकारियां होती हैं जो हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक बात यह है कि जो राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमी श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य के भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जो है इसके भी प्रमाण पत्र बनते हैं, तो ये भी आपको बनाने चाहिए। ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। वैसे तो जो बाहर के हैं बाहर के राज्य के जितने भी लोग हैं राजस्थान राज्य के, उनमें और यहाँ पर यही फर्क है कि वहां के राज्यों को एक सामान्य वर्ग के श्रेणीगत आपको माना जाता है। इसलिए आपको उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुरूप आपको पढ़ाई करनी है, उसी के अनुरूप आपका सारा कार्य है निर्धारित होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन पत्र, परीक्षा शुल्क रसीद, हार्ड कॉपी का प्रिंट आवश्यक रूप से निकाल लेंगे। ये सब बातें हैं। उसके अलावा अभ्यर्थी आवेदन में आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित सभी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का विवरण स्पष्ट आवश्यक तौर पर अंकित करें। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात ऐसी योग्यता, अनुभव विचारणीय नहीं होगा। यदि आवेदन में अंकन नहीं है, केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के बाद ही विचारणीय होंगे। अर्जित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव बाद में विचारणीय होंगे, ऐसा कहना है। अब बात यह है कि फॉर्म का कैसे सिस्टम रहेगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रक्रिया क्या रहेगी, ये सूचना है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR प्रोफाइल में दिशानिर्देश की सब चीजें त्रुटि संशोधन कर सकता है। कैसे करेगा? यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है, आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिन के भीतर शुल्क 500 रुपये जमा करा के कोई भी अगर कोई परिवर्तन कराना है तो करा सकते हैं। आप वेबसाइट पर जाइए, उस प्रकार से उसको देखिए, चीजों को समझिए और चीजों को ऑनलाइन करने का प्रयास कीजिए। ये सब इसी संबंध में है। और उसके अलावा स्कीम ऑफ सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ सीनियर टीचर, तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बारे में कुछ विशेष योजना है। ये एग्जामिनेशन सेल कैरी 500 मार्क्स, 500 मार्क्स, मतलब आपका
जो पूरी योजना है वो 500 नंबर की होगी। मतलब आपका सेकंड ग्रेड कितने नंबर का है, तो 500 नंबर का है। द विल बी 2 पेपर, अर्थात इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर फर्स्ट पेपर जीके का, सेकंड पेपर सब्जेक्ट का। पेपर सेल भी 200 नंबर का पहला पेपर, 300 नंबर का सेकंड पेपर, समझना चाहिए। पहला पेपर कितने नंबर का, 200 का। दूसरा पेपर कितना, 300 नंबर का। मतलब आपका अगर सब्जेक्ट संस्कृत है तो संस्कृत सब्जेक्ट है तो आपका 300 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपका 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर जीके का पेपर है तो इसमें आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब ये 100 जो क्वेश्चन आएंगे वो तो जीके के पेपर में, और संस्कृत के पेपर में 150 प्रश्न आएंगे 300 नंबर के। ऐसा लिखा हुआ है बिल्कुल साफ साफ कि कितने क्या है, तो 200 नंबर का तो पेपर है, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस के। सब्जेक्ट कैसे होंगे, तो पेपर में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स राजस्थान की आएगी, जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया वर्ल्ड का होगा, एजुकेशन साइकोलॉजी होगी। कुल मिला के ये जो है, इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसके अलावा ये बातें याद रहनी चाहिए आपको, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो हैं, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर विल बी 40%। मतलब आपको ऐसा कहना है कि अगर आपको इसमें भाग लेना है तो कम से कम आपके 40% नंबर आना चाहिए। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो बताया गया 40% नंबर आना ही चाहिए आपके। प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स एज अबव शैल बी फिक्स 5% ऑफ फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, यानी एसटी और एससी के लिए 5% की कैंडिडेट्स की बिलोंगिंग इसमें छूट दी गई है ना। लेकिन ये बात ठीक है कि ये जो सिलेबस है ये बड़ा स्पष्ट सिलेबस दिया गया है आपका, जो चौथे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, ये बड़ा चर्चा होनी चाहिए। इस पर चर्चा एक अलग से वीडियो बना देंगे कि किस प्रकार से सिलेबस डिजाइन है, किस प्रकार से ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ी जाएगी और कितने नंबर का होगा। तो 10 प्रश्न तो वैसे तो राजस्थान के करंट अफेयर्स के आते हैं, इंडिया वर्ल्ड के भी प्रश्न होते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी के लगभग आपके सिलेबस में 30 प्रश्न आते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के। और जो भी होगा इसके बारे में तमाम विवरण अपन बाद में देख कर लेंगे, कैसे कैसे क्या करना है इसका, और नए सिलेबस के आधार पर। उसके अलावा सेकंड पेपर जो है आपका वो संस्कृत का, हिंदी का, अंग्रेजी का, मैथ साइंस का हो सकता है, एसएसटी का हो सकता है, सोशल साइंस का हो सकता है। कैसे होगा, तो 300 नंबर हमने बात की, 300 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का, 300 मार्क्स 300 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का पेपर है, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिएगा कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे में निपटाना है। नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो होती है। उसके अलावा एक्सप्लेनेशन रॉन्ग आंसर सेल मीन एन इनकरेक्ट आंसर फॉर मल्टीपल आंसर, अर्थात इसके मल्टीपल आंसर इनकरेक्ट के रूप में वो माने जाएंगे जो आंसर किसी भी रूप में गलत है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% आपको बता दिया गया है, और कुछ एसटी एससी के लिए कुछ छूट से संबंधित रिलैक्सेशन दिया गया है, वो रिलैक्सेशन भी 5% का होगा। उसके अलावा पेपर सेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। मतलब जो पेपर का जो स्तर होगा वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी जैसा होगा, लेकिन नॉलेज की बात करें तो वो ग्रेजुएशन लेवल तक का स्टैंडर्ड आपका लिखा। सब्जेक्ट का मैटर, भाई सब्जेक्ट का जो लेवल है वो तो आपका सीनियर सेकेंडरी यानी 10वीं 12वीं तक का लेवल का होगा सिलेबस का मैटर तो, बट उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान कहां तक का माना जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल तक का माना जाएगा। इसलिए आपको तैयारी वहां तक की रखनी चाहिए, मतलब ज्ञान उसको अच्छा रहना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल तक का। मतलब अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपकी संस्कृत 10वीं 12वीं तक की लेवल की सिलेबस आधारित होगा, भाई पढ़ाना तो इनको ये छोटी क्लास को, बट आपको ज्ञान बीए तक का होना चाहिए। अच्छे टीचिंग मेथड्स रिलेवेंट सब्जेक्ट, और टीचिंग मेथड्स भी आपके होने चाहिए, वो भी उससे मैच करने चाहिए, टीचिंग मेथड भी उससे शामिल होते हैं। शिक्षण विधियां भी इसमें पूछी जाती हैं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती हैं। सिलेबस एंड स्कोप ऑफ पेपर्स, पेपर्स के बारे में क्या कैसे हैं ये सारी जानकारी है। उसके अलावा परीक्षा का शुल्क है, वो शुल्क है, ये बड़ी जानकारी होनी चाहिए आपको, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये शुल्क जान लो। सामान्य अर्थात जो
सामान्य कैटेगरी के लोग हैं। राजस्थान की क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं, उनको देना होगा 350 रुपए। और राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य एक पिछड़ा वर्ग के, अति पिछड़ा वर्ग के, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के आवेदक जो हैं उनको देना होगा 250 रुपए। ठीक है बात। यानी नॉन क्रिमिनल, क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल का मतलब ये है जो पैसे में धन दान्य है। भाई पिछड़ा, भाई हो सकता है कि आप ओबीसी में हैं, लेकिन होता है क्रिमिनल का मतलब कि आप किसी ऐसी श्रेणी में आते हैं जो हो सकता है कि रुपए पैसे वाले हो, ऐसा माना गया है क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल के लिए। तो नॉन क्रिमिनल वालों को 250 और क्रिमिनल वालों को 350, मतलब उनको एक तरह से सामान्य नहीं माना जाएगा। भले आप अति पिछड़ा में हैं, लेकिन अगर आपके परिवार में ऐसा कोई है साथी जो नौकरी लगा हुआ है ऑलरेडी, तो उसको किस में माना जाएगा? नॉन क्रिमिनल में, क्रिमिनल में माना जाएगा, मतलब वो किसी न किसी रूप में सामान्य की श्रेणी में आ जाएगा। इसके अलावा निशक्त जन, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, ऐसे आवेदक को 150 रुपए में ही फॉर्म भरना है। अर्थात इसका कोई प्रमाण पत्र होगा जिसके आधार पर यह बात निश्चित होगी। टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बड़ा जिले के समस्त तहसीलों के शहरी आदिम जनजाति के आवेदकों को केवल 150 रुपए देना है, मतलब फॉर्म भरने में 150 रुपए। अर्थात एसटी, एससी, ओबीसी का जो है वो 150, और इसके अलावा जो टीएसपी क्षेत्र है और स्पेशल आपका 12 आदिम शहरी जनजाति क्षेत्र, ये वाला सबको जितने भी है वो 150 रुपए में। उसके अलावा जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनको 250 रुपए में फॉर्म भरना है। राजस्थान राज्य के अन्य विभिन्न जितने भी हैं वो सब इस चीज को पढ़ लेना चाहिए, कैसे क्या है उसका विवरण, की वो 2.5 लाख रुपए कैसे क्या होगा। अति महत्वपूर्ण बिंदु इसमें ये है कि एक तो मोबाइल नंबर थोड़ा सा जरूर आप डालिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर वही डालना जो चालू रहे, क्योंकि बार बार जो भी कोई सूचनाएं आती हैं या नोटिफिकेशन आएगा कोई भी अगर भर्ती का, तो वो आपका या तो ईमेल पर या मोबाइल नंबर पर, ये मोबाइल नंबर आप परिवर्तन नहीं करें, ये बात कही गई है। और अगर परिवर्तन किया है तो इसकी सूचना जरूर आपको आयोग में देनी चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन के अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना ही फॉर्म भर दें। ऐसा नहीं कि भाई साहब 10 मतलब 5 आएगा ही सही, मई आएगा ही सही, मई अप्रैल के बाद में मई आएगा तो 10 मई का इंतजार नहीं करना, पता चले लास्ट में जाके डेट बढ़ेगी ऐसा सोच के ऐसा कुछ भी नहीं करना। और क्योंकि लास्ट में जाके फिर क्या होता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा कहना है इनका। इनको त्रुटियों को, इनको अगर कोई भी गलती त्रुटि से होगी भी गई है तो उसको समय पर सुधार ले, बाद में इनका कोई निपटारा नहीं हो पाएगा, फिर उसकी कोई जिम्मेदारी स्वयं की होगी। उसके अलावा ये कैसे जाति विवरण है आवेदन में, कुछ जो भी बातें हैं वो सब समझनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने का अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी जिम्मेदारी अंतिम रूप से सही मान ली गई है। आवेदक जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक आवेदकों को नहीं मिलेंगे, तो वो ऐसा कहना है कि जो भी होगा वो उसी दिनांक से होगा। ऑफलाइन कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया जाएगा, और अगर आप पहले से भेजते हैं तो ऐसा भी कुछ सत्यापित प्रमाण पत्र तो प्रस्तुत करना होगा। अच्छा, परीक्षा के लिए विभिन्न प्रवेश पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी जिम्मेदारी अंतिम रूप से सही मान ली गई अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही मान ली गई है। आयोग विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जांच अलग से की जाएगी। अस्थायी रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में, ये तो है ये कि जब आपका चयन हो जाता है तो फिर उसको कैसे मैनेज करना है, उस संबंध में तो खैर बातें सारी हैं। उसके अलावा मतलब संभाल के रखना चाहिए जितने भी आपके एडमिट कार्ड है और ये प्रमाण पत्र हैं, ये जो आईडी एप्लीकेशन आईडी वगैरह संभाल के रखनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको समझना चाहिए, और कुछ विवाद हुए थे पहले, उनको आधार पर थोड़े से नए प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को पढ़ना चाहिए। उसके अलावा प्रमाण पत्रों का सत्यापन कैसे होगा ये भी बाद में आपको बताना है। उसके अलावा आवेदन पत्र में गलत त्रुटियों के संबंध में जो भी विशेष विवरण है वो हमने बात कर ली है। तो ये इस प्रकार से मोटी मोटी बातें हैं परीक्षा शुल्क, और इस संबंध में HL अटल सचिव साहब ने ये आज जारी कर दिया है। इस पूरे विवरण को आपको ढंग से पढ़ना चाहिए, लेकिन बात आपके लिए वीडियो बनाने की एक ही मकसद है कि आज जो विज्ञापन आया है, इस विज्ञापन में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है
कि आपकी भर्ती अब आ चुकी है। पेपर कब होगा इसकी तिथि जल्दी मिल जाएगी, लेकिन सर्वाधिक रूप से संस्कृत की भर्ती में संस्कृत के पद सबसे ज़्यादा है, एसएसटी के, अंग्रेजी के बढ़िया पद हैं, गणित के भी अच्छे पद हैं और विज्ञान में भी लगभग सबके बराबर पद माने गए हैं। पंजाबी के 17 हैं, उर्दू के कुछ हैं, यानी जो मोटे मोटे सब्जेक्ट हैं, बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, उन सबके लगभग 1500 से 1600 के आसपास, हिंदी में 1298 पद हैं। बाकी सब्जेक्ट के लगभग 1500 के आसपास पद हैं, सब में 1600, 1700, 1800, 1500 के आसपास पद हैं। बड़े अच्छी विवरण है। आप बस इतना सा याद रखिएगा कि 11 अप्रैल से आपके फॉर्म भरने का कार्यक्रम स्टार्ट है। 10 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं रात के 12 बजे तक। सामान्य विवरण ये है कि फीस जो होगी वो आपको 350, 250 और 150 में विभाजित हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फीस भरनी है। बाकी रही बात तैयारी की, तो तैयारी कैसे करें? 2 पेपर होने हैं, एक जीके का पेपर होगा फर्स्ट, जो आपका 100 प्रश्नों का पेपर होगा, 200 नंबर के होगा। उसके अलावा एक आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, वो आपका 150 प्रश्न होंगे और 300 नंबर का पेपर होगा। कुल मिला के 500 नंबर की योजना है। 500 नंबर की योजना में आपको अपना ध्यान रखना है, जैसा कि कहा गया है कि जो भी पेपर है उसमें कम से कम 40% नंबर आना ही चाहिए। अगर उससे कम आता है तो फिर आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, नौकरी में आप जाने के लिए बाध्य नहीं होंगे। भले ही आप किसी न किसी ऐसी श्रेणी में आते हैं जिसमें किसी न किसी आप आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, आरक्षण की श्रेणी में आने के बावजूद भी आपको इतना सा काम करना पड़ेगा। यानी 2-3 चीजें विशेष है, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर चीजें समझ में आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। उसके अलावा अगर बीच में कोई भी बात होती है, कोई भी बात पूछनी है किसी भी प्रकार की ऑथेंटिक रूप में, तो आप सबसे पहले ये बात है कि विज्ञापन को ही आप आधारित माने। विज्ञापन में जो लिखा हुआ है उसकी बात, मैं जो भी बता पा रहा हूँ इसके माध्यम से एकदम से आज वीडियो बनाना पड़ा है, अनायास फोन आ रहे थे सभी के, तो इस प्रकार से आप सारी बात बताई गई है आपको। उसके अलावा बात इतनी सी है कि तैयारी को बड़ी बखूबी आपको तैयार रखना है और इस बात को जरूर याद रखना चाहिए सभी के लिए कि सभी को एक साथ जुटना चाहिए अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। तैयारी कैसे करें, रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर जरूर हम दोबारा मिलते हैं। उसके अलावा अभिप्रेरणा एजुकेशन के एप्लीकेशन पर जाकर आपको जरूर याद रखना चाहिए, गूगल प्ले स्टोर पे अगर आप अभिप्रेरणा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो हमने यहाँ पर आपके लिए विशेष रूप से सब्जेक्ट के लिए हमारी योजना है। रीट के लिए, सब्जेक्ट के लिए रीट संस्कृत और सेकंड ग्रेड संस्कृत के लिए हमने पूरा विवरण दे रखा है। एक कोर्स बना रखा है, उस कोर्स में आपके पास में पूरा वीडियो कोर्सेज रहेगा। उसके अलावा टेस्ट सीरीज है, इसमें टेस्ट सीरीज आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप मतलब अभी ऑफर चल रहा है नवरात्रि का, तो नवरात्रि का ऑफर चल रहा है तो उस संबंध में भी आपके पास में ऑप्शन है। बाकी चीजें बाद में बात करते हैं, ताकि ये बात याद रखनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर अभिप्रेरणा एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेते हैं गूगल प्ले स्टोर से, तो आपके पास में व्यवस्थाएं हैं, आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नई नई सूचनाओं से मिल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल यूज कर सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे की अगर क्लासेस होती हैं तो उसकी सूचना भी आपको यहीं पर यूट्यूब पर मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अलग प्रकार से एक नए विश्वास के साथ में। तैयारी को अपनी धार देते रहिएगा, बस इतनी सी जरूर बात है। जब सूचनाएं हैं तो सूचना महत्वपूर्ण होती हैं और उन सूचनाओं को ध्यान से कंसंट्रेशन पावर करके हमें बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।